सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हमारे चैनल पे इंडिया का सबसे बड़े एग्जाम आईएएस की प्रीलिम्स के सोल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज शुरू की जा रही है। फ्रेंड्स, आईएएस के पेपर के अंदर और सारे स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स के अंदर, जैसे पंजाब पीसीएस का जो अभी अवेटेड है एग्जाम की डेट, एंड यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, ये सारे इंडिया के जितने इंपॉर्टेंट पीसीएस एग्जाम्स हैं, उन सबके अंदर इकोनॉमिक्स एक बड़ा पार्ट होती है। ऑलमोस्ट 20% जो होता है प्रीलिम्स का पेपर, वो इकोनॉमिक्स से आता है। जैसे 2019 में भी ऑलमोस्ट 19 क्वेश्चन जो है वो इकोनॉमिक्स से आए थे। तो इकोनॉमिक्स एक बड़ा पोर्शन प्ले करती है, इसलिए हम लोगों ने आईएएस प्रीलिम्स के सोल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज शुरू करी है, जिसके अंदर फर्स्ट पेपर हम उठाए हैं 2019 का। इसके अंदर हम इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी के सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। ये सीरीज ना सिर्फ आईएएस के लिए बल्कि स्टेट पीसीएस के लिए, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के लिए, बैंकिंग के लिए और आरबीआई ग्रेड बी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सारे एग्जाम्स के अंदर जो है इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी प्लेज अ वेरी मेजर रोल। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मोस्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंटिटी। और यानी कि इंडिया का जो भी कर्जा इंडिया के बाहर से लिया गया है, वो सारे का सारा, उसमें से ज्यादातर जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू लिया गया है। ऑल ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज नॉमिनेटेड इन यूएस डॉलर, यानी कि इंडिया का जितना भी एक्सटर्नल डेट है उसका जो नंबर है, जैसे 200 मिलियन 300 मिलियन, उसको यूएस डॉलर में ही नॉमिनेट किया जाता है, यानी कि यूएस डॉलर में काउंट किया जाता है। तो लेट्स सी, सबसे पहले देख लेते हैं एक्सटर्नल डेट एग्जैक्टली होता क्या है। एक्सटर्नल डेट यानी कि बाहरी कर्जा, ये टोटल डेट है जो कंट्री ने उधार लिया होता है बाहर के उधारकर्ताओं से। क्रेडिटर्स मतलब उधारकर्ता। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि इंडिया के बाहर जिन भी लोगों से या कंपनी से हम पैसा लेंगे इंडिया के अंदर कर्ज के रूप में, यानी कि बाद में उसको ब्याज समेत चुकाना भी होता है, उसको एक्सटर्नल डेट बोलते हैं। तो एक्सटर्नल डेट की कैटेगरी में क्या क्या आ रहा है? यूनियन गवर्नमेंट यानी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन एंड सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी कि अगर आप या मैं, आम सिटीजन जो है इंडिया के, वो किसी फॉरेन बैंक से कर्ज लेते हैं या किसी फॉरेन मनुष्य से, इंसान से कर्ज लेते हैं या किसी फॉरेन कंपनी से कर्जा लेते हैं, फाइनेंस कंपनी से कर्जा लेते हैं, जो हमने इंटरेस्ट के साथ ऑफकोर्स वापस चुकाना होता है, तो वो सारे का सारा जो है इंडिया के एक्सटर्नल डेट के अंदर काउंट होगा। यानी कि ना सिर्फ इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया की सारी स्टेट्स की गवर्नमेंट, इंडिया की कोई कंपनी या कॉर्पोरेशन, बल्कि हम लोग भी अगर बाहर से कर्जा लेते हैं वो भी एक्सटर्नल डेट में काउंट होएगा। ठीक है। द डेट इंक्लूड मनी और टू प्राइवेट कमर्शियल बैंक। अगर प्राइवेट कमर्शियल बैंक, कभी कभी प्राइवेट कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो इंडियन नहीं होते, बाहर के होते हैं, किसी फॉरेन कंपनी ने या किसी फॉरेन बैंक ने अपनी एक ब्रांच इंडिया के अंदर खोली और आपने या मैंने जाके उस बैंक की ब्रांच से कर्जा ले लिया, तो वो भी इंडिया के एक्सटर्नल डेट के अंदर काउंट होता है। उसके अलावा फॉरेन गवर्नमेंट से इंडिया की गवर्नमेंट कोई कर्जा ले, या फिर आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, या वर्ल्ड बैंक से, या AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से, कहीं से भी जो फॉरेन एंटिटी या फॉरेन कंपनी है जहां से हम या हमारी सरकार कर्जा ले रही है या हमारे देश की कोई कंपनी कर्जा ले रही है, वो इंडिया के एक्सटर्नल डेट के अंदर काउंट होगा। अभी तक केवल ये माना जाता था, आम लोगों में ये धारणा है, जो लोग इकोनॉमिक्स को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जानते हैं, कि एक्सटर्नल डेट मतलब इंडिया की गवर्नमेंट ने बाहर से जो कर्जा लिया हो, बट ऐसा नहीं है। हम लोगों ने भी बाहर से कर्जा लिया तो इंडिया के एक्सटर्नल डेट के अंदर ही काउंट होना है। तो देख लेते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया की गवर्नमेंट है, इंडिया के ऊपर टोटल जितना एक्सटर्नल डेट है उसमें से केवल 20% या उससे कम इंडिया की गवर्नमेंट लेती है। बाकी 80% जो प्राइवेट बोरोवर मतलब कोई कंपनी या आप और हमारे जैसे लोग। ठीक है। यानी कि पहली स्टेटमेंट गलत होगी। ठीक है। क्वेश्चन ने पूछी थी फर्स्ट स्टेटमेंट ये कि इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है वो गवर्नमेंट एंटिटी के द्वारा लिया गया है, बट ये गलत हो गया, क्योंकि 80% प्राइवेट बोरोवर्स है, 20% गवर्नमेंट लेती है, तो मतलब गवर्नमेंट एक बहुत छोटा सा पार्ट लेती है। सेकंड है, सेकंड स्टेटमेंट के अंदर पूछा गया था कि एक्सटर्नल डेट जो इंडिया का है वो सारे का सारा यूएस डॉलर में काउंट होता है। तो यहाँ पे देखिए, यूएस डॉलर डोमिनेटेड डेट जो है वो इंडिया के एक्सटर्नल डेट का पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट, 51.5% एंड ऑफ जून 2019 तक। ठीक है। उसके बाद रुपी, फिर येन, फिर एसडीआर एंड फिर यूरो। एसडीआर जो है दैट रिलेट्स टू आईएमएफ। आईएमएफ से अगर आप कर्जा लेते हो ना तो वो एसडीआर में काउंट होगा।
वो उनका अपना एक मेथड होता है, उसको बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है, इसके ऊपर भी नेक्स्ट एक आगे वीडियोस में डिटेल में बताएंगे। फिलहाल ये देखते हैं कि जो यूएस डॉलर डोमिनेटेड डेट है वो इंडिया के डेट का, एक्सटर्नल डेट का एक बहुत बड़ा पार्ट है, बट पूरे का पूरा डेट जो है वो यूएस डॉलर डोमिनेटेड नहीं है। उसको हम एसडीआर में भी काउंट करते हैं, उसको रुपीज में भी काउंट करते हैं, उसको येन में भी काउंट करते हैं और उसको यूरो में भी काउंट करते हैं। यानी कि सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गई। तो राइट आंसर क्या है? डी, नाइदर वन नॉर टू। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is not included in the assets of commercial bank in India? मतलब कमर्शियल, अच्छा, जो लोग कॉमर्स के हैं या इकोनॉमिक्स के हैं या जिन लोगों ने बैंक में काम किया है या जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को एक चीज जरूर पता होगी कि हर बैंक की एक बैलेंस शीट होती है। उस बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट में एसेट होते हैं, दूसरे पार्ट में लायबिलिटीज होती हैं। एसेट का मतलब क्या होता है? जो आपकी प्रॉपर्टी है, यानी कि जो बैंक की प्रॉपर्टी है। अगर बैंक ने कहीं पे इन्वेस्ट किया है या बैंक ने किसी को कर्जा दिया है तो वो कर्जा जो है ब्याज समेत बैंक को पूरा का पूरा पैसा वापस मिलेगा। बैलेंस शीट में तो ये लिखा जाता है। यानी कि वो एक बैंक की एक एसेट होगी, यानी कि प्रॉपर्टी होगी। दूसरी साइड होती है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज मतलब आपने अगर किसी से उधार लिया, आपको उसे ब्याज समेत वापस करना है, तो वो आपकी लाइबिलिटी है। भले ही बिना ब्याज के वापस करना, वो भी आपकी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से ऐसा क्या है जो कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया के एसेट में काउंट नहीं होता। ठीक है, वैसे उसने ये नहीं पूछा है जो लाइबिलिटीज में काउंट होता है वो बताओ, वो तो सीधे सीधे दिख रहा है डिपॉजिट, ऑप्शन बी। बट देख लेते हैं कि एसेट्स क्या होते हैं बैंक के। इंडिया के अंदर फाइनेंशियल एसेट ऑफ अ कमर्शियल बैंक जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है वो होती हैं, फर्स्ट इज मनी एट कॉल और शॉर्ट नोटिस। ठीक है, सेकेंड इज कैश इन हैंड, मतलब बैंक के पास जितना पैसा है या बैंक ने जितना पैसा सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई के अंदर लिखा है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जैसे ट्रेजरी बिल वगैरह होते हैं। गवर्नमेंट कभी कभी कोई सिक्योरिटी, गवर्नमेंट ने जब पैसा लेना होता है ना किसी बैंक से या जनता से, तो वो सिक्योरिटीज बांटती है जनता के अंदर, जैसे ट्रेजरी बिल। मतलब बिल एक छोटा सा डॉक्यूमेंट होता है, उसके ऊपर गवर्नमेंट लिख के दे देती है आप मुझे इतना पैसा दे दो और इतना पैसा मैं आपको एक साल के अंदर अंदर रिटर्न कर दूंगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी विद इन 1 ईयर ऑफ मेच्योरिटी, यानी कि एक साल के अंदर अंदर आपको ब्याज समेत मैं आपका पैसा दे दूंगी। क्योंकि गवर्नमेंट वापस देने वाली, इसलिए ये बहुत सिक्योर होता है, क्योंकि गवर्नमेंट मुकर नहीं सकती, गवर्नमेंट ने देना ही देना वापस। तो ये भी बैंक की एक एसेट होती है। मान लो बैंक ने गवर्नमेंट को 1 करोड़ रुपया दे दिया, तो गवर्नमेंट उसको एक बिल देगी जिसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलते हैं। तो उसके ऊपर लिख के देगी कि मैंने इस बैंक से 1 करोड़ रुपया उधार लिया और इस बैंक को मैंने 1 करोड़ रुपया एक साल के अंदर अंदर वापस करना है। तो वो भी बैंक की एक एसेट हो गई ना, क्योंकि बैंक को सिर्फ 1 करोड़ नहीं मिलेगा, उसके साथ और पैसा मिलेगा। फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, अगर बैंक ने कहीं कुछ डिपॉजिट किया है पैसा तो उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि हाँ भाई इस बैंक का इतना पैसा यहाँ डिपॉजिट है, तो वो भी एक एसेट हो गई। इन्वेस्टमेंट, बैंक ने कहीं इन्वेस्ट किया है तो वहाँ पे उसको रिटर्न मिलेगा, वो भी एसेट है। लोन एंड एडवांस, अगर बैंक ने किसी को लोन दिया है या एडवांस पैसा दिया वो भी बैंक की एसेट है। स्पेशल डिपॉजिट एट सेंट्रल बैंक, इसका मतलब ये है कि बैंक ने अगर सेंट्रल बैंक में स्पेशल डिपॉजिट, एक अलग तरह का डिपॉजिट होता है, कैटेगरी अलग होती है, वैसे ही आरबीआई के अंदर पैसा ही जमा किया होता है, वो भी उसकी एसेट्स है। बिल डिस्काउंटेड, वो भी उसकी एसेट्स है। इनके ऊपर डिटेल में जानने के लिए हमारे एक दूसरे वीडियो के अंदर, जिसके अंदर जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बताए गए हैं, तो मैं आपको उस वीडियो को रेफर करूंगी। अभी के लिए आपको केवल इतना याद रखना है कि कमर्शियल बैंक के फाइनेंशियल एसेट्स ये सारे होते हैं, राइट। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि एडवांस इन्वेस्टमेंट मनी एट, ऑप्शन डी मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ऑप्शन सी इन्वेस्टमेंट एंड ऑप्शन ए एडवांस, ये सारे के सारे इसके अंदर आ गए, फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ अ कमर्शियल बैंक के अंदर आ गए। ठीक है, बट डिपॉजिट्स नहीं आया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आया। इसका मतलब ये है कि बैंक ने कहीं और पैसा जमा किया और वो उसका सर्टिफिकेट लेती है। बट डिपॉजिट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? ओनली डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि आपने या हमारे जैसे लोगों ने या गवर्नमेंट ने या किसी कंपनी ने बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट किया है, तो वो बैंक की लाइबिलिटी होती है, क्योंकि वो पैसा आपने, हमने या किसी कंपनी ने जब भी डिपॉजिट किया वो जब भी वापस मांगेंगे बैंक को देना पड़ेगा, जैसे फिक्स डिपॉजिट हो गया, तो वो बैंक की लाइबिलिटी के अंदर काउंट होता है, एसेट के अंदर काउंट नहीं होता है। इसलिए आंसर इज बी, डिपॉजिट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाय रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर टू ओवरसीज इन्वेस्टर्स, यानी कि इन चार ऑप्शंस में से ऐसा क्या ऑप्शन है जो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होते हैं उनके द्वारा
इंडिया के बाहर वाले इन्वेस्टर्स को दिया जाता है। कैसे इन्वेस्टर्स को? हु वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट, जो इंडिया के स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं विदाउट रजिस्टरिंग देम डायरेक्टली, लेकिन अपना नाम रजिस्टर नहीं कराना चाहते। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें से ऐसा, ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट के, तो इनमें से मनी मार्केट के वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, किसी बाहरी इन्वेस्टर्स को, किसी विदेशी इन्वेस्टर्स को इशू कर सकता है, जो इंडिया के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहे बट अपना नाम नहीं दिखाना चाहे, रजिस्टर नहीं कराना चाहे। तो पहले देख लेते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर क्या होते हैं। बेसिकली फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो होते हैं वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। मतलब कोई इंस्टीट्यूशन होता है, उस इंस्टीट्यूशन के थ्रू इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। तो इन दोनों को ही देख लेते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो इंडिया के बाहर की एंटिटी है, यानी कि इंडिया के बाहर की कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट के अंदर पैसा जमा करना चाहती है। ठीक है, ये एग्जांपल दिए गए हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कौन कौन से हैं? मॉर्गन स्टैनले, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एंड गोल्डमैन सैक्स। ठीक है, ये ना सारे के सारे जो हैं बड़े बड़े बैंक्स के नाम हैं। इनमें से ज्यादातर जो 2-3 बैंक है वो यूएस के हैं। ये बहुत बड़े बैंक होते हैं या इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं जो इंडिया के अंदर आके अपना ऑफिस खोल लेती हैं और अपने आप को सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर कर लेती हैं कि भैया मुझे आप रजिस्टर कर लो, मैं आपको बाहर से बहुत सारा पैसा ला के दूंगा जो इंडिया के मार्केट के अंदर इन्वेस्ट होगा। ठीक है, और इंडिया के अंदर क्या प्रॉब्लम है? इंडिया के अंदर पैसा वैसे ही कम है, हम लोगों के बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जो है वो पूरा होने के लिए पैसे का इंतजार कर रहे हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इनको अपने ऑफिस इंडिया में खोलने की परमिशन दी है विद दिस कंडीशन कि आप अपने आप को रजिस्टर करो, यानी कि अगर हमारे फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आपने कुछ झोल किया तो हम आपको पकड़ सकें। ठीक है, मतलब कुछ ऊपर नीचे किया, क्योंकि फाइनेंस की बात है तो रजिस्टर करना जरूरी है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इनमें से ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो रजिस्टर्ड है वो इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले इन सारे इंस्ट्रूमेंट को देख लेते हैं। ये सारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, आपको थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, फिर उसके बाद बताती हूँ कि ऐसा कौन सा है जो क्वेश्चन ने पूछा है। तो कमर्शियल पेपर, सीपी इज अ शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट इंस्ट्रूमेंट यानी कि ऐसा पेपर जिसको देके आप कर्जा ले सकते हो। इशूड बाय कंपनी टू रेज फंड जनरली फॉर अ पीरियड अप टू 1 ईयर, यानी कि 1 साल के लिए आप कर्जा ले सको, उसके लिए आपको एक पेपर बनाना पड़ेगा, उसको कमर्शियल पेपर बोलते हैं। इस पेपर के आधार पे आप कर्जा ले सकते हो। इट इज एन अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है जो अनसिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड का मतलब क्या होता है कि इसके पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कमर्शियल पेपर बना के आप कर्जा किसी को दे दो, किसी ने आपको कमर्शियल पेपर दे दिया, आप उसको कर्जा दे दो बट वो आपको पैसा वापस ना करे। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होता, बट इसको अनसिक्योर्ड थ्योरी में लिखा जाता है। ठीक है, issued in the form of promissory note and was introduced in India in 1990। ठीक है, कमर्शियल पेपर के टाइप्स बताए हैं, promissory note, चेक, ड्राफ्ट एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा था, कमर्शियल पेपर, प्रोमिसरी नोट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये तीनों एक ही कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो अगर ये तीनों एक ही कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, कमर्शियल पेपर की कैटेगरी में आते हैं, अगर ऐसा है तो अगर कमर्शियल पेपर रजिस्टर करना जरूरी है तो प्रोमिसरी नोट के लिए भी रजिस्टर करना जरूरी है और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के लिए भी रजिस्टर करना जरूरी है, क्योंकि तीनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, लास्ट बचा ऑप्शन डी, पार्टिसिपेटरी नोट। इसको भी देख लेते हैं क्या है। पी नोट्स या प्रोमिसरी नोट, यहाँ पे पार्टिसिपेटरी नोट होना चाहिए। इट इज नॉट प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट्स जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑलरेडी कमर्शियल पेपर जो हमने डिस्कस किया है, पार्टिसिपेटरी नोट, पी नोट। तो पी नोट आर इशूड टू रियल इन्वेस्टर ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक परचेज बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मैंने आपको बताया, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, ये सारी कंपनीज होती हैं जो बाहर से इंडिया में आके बाहर के लोगों के थ्रू इंडिया में इन्वेस्टमेंट लेके आती हैं। ठीक है, ये रजिस्टर्ड होते हैं। दिस लुक आफ्टर ऑल ट्रांजैक्शन विच अपीयर एज प्रोप्राइटरी ट्रेड इन ऑल बुक्स। ठीक है, तो ये जो होते हैं फॉरेन की इन्वेस्टमेंट की जिम्मेदारी लेते हैं अपनी बुक्स के अंदर रजिस्टर करके और सब कुछ। आगे लिखा है, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर FIIs टू डिस्क्लोज देयर डिटेल टू सेबी अनलेस आस्क।
तो देयर डिटेल नहीं, वो तो रजिस्टर्ड ही होते हैं, उनके क्लाइंट के डिटेल्स जो होते हैं, अच्छा उनके क्लाइंट के जो डिटेल होते हैं वो सेबी को देने ज़रूरी नहीं होते। जैसे मान लो कोई फॉरेन का बंदा है, वो मॉर्गन स्टैनली के थ्रू इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, मतलब इंडिया की किसी कंपनी के शेयर खरीद लेता है, तो वो अपने आप को मॉर्गन स्टैनली के साथ रजिस्टर कराएगा। जिसका हेडक्वार्टर यूएस में होगा तो वो यूएस में अपने आप को रजिस्टर कराएगा। लेकिन सेबी जो होता है, सेबी ने पैसा लेना है मॉर्गन स्टैनली से, तो सेबी के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि मॉर्गन स्टैनली सेबी को ये डिटेल दे कि भैया मैंने आपको 1 करोड़ दिया है, उसमें से 20 लाख इस बंदे ने दिया है जो अमेरिका में रहता है, 40 लाख इस बंदे ने दिया है जो यूके में रहता है। ये बताना ज़रूरी नहीं है, बट अगर सेबी पूछे तो बताएगा। ठीक है, यानी कि इंडिया के अंदर अपने आप को रजिस्टर किए बिना पार्टिसिपेटरी नोट खरीद कर कोई भी इंसान जो है विदेश में रह रहा है वो इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, बट ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ये कंपलसरी, अगर इंडिया के अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो कंपलसरी आपको सेबी के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा, लेकिन जो क्लाइंट है उसको रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन ने यही पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स किसी भी बाहर के इन्वेस्टर को बिना उसको रजिस्टर करवाए इंडिया के स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं। तो दैट इज थ्रू पार्टिसिपेटरी नोट। डी इज द राइट आंसर, पार्टिसिपेटरी नोट। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के कॉन्टेक्स्ट में कुछ दो तीन स्टेटमेंट बताई है क्वेश्चन ने। AIIB हैज़ मोर देन 80 मेंबर नेशंस। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर 80 मेंबर कंट्रीज हैं और इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर, सेकेंड। एंड थर्ड इज AIIB डज नॉट हैव एनी मेंबर फ्रॉम आउटसाइड एशिया। ठीक है, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि या तो पहली करेक्ट है, दूसरी और तीसरी करेक्ट है, पहली और तीसरी, या तीनों करेक्ट है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है क्या, फिर हम अंदाजा लगाएंगे कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सी नहीं। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का लोगो आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, AIIB, उसके ऊपर हाफ सर्कल्स बनाए हुए हैं, 2 C बनाए हुए, एक सीधा एक उल्टा। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है। मल्टीलेटरल मतलब जिसके अंदर काफ़ी सारी कंट्रीज ने इन्वेस्ट किया हुआ है। विच एम टू इम्प्रूव इकोनॉमिक एंड सोशल आउटकम इन एशिया। एशिया के अंदर इकोनॉमिक एंड सोशल जो कंडीशंस हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए इसको एस्टैब्लिश किया गया है। इसके 103 मेंबर हैं एंड 21 प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स, यानी कि 21 ऐसे कंट्रीज हैं जो मेंबर हो सकते हैं, कंट्री या कंपनीज। ठीक है, अब ये बता रहा है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के 103 मेंबर हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इट हैज़ मोर देन 80 मेंबर नेशन, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, वाकई इसके 80 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन AIIB, जो हम देख लेते हैं। थर्ड स्टेटमेंट, AIB डज नॉट हैव एनी मेंबर ऑफ आउटसाइड एशिया। अब देखो, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होती है कि AIIB के अंदर 80 से ज़्यादा मेंबर नेशन है, तो थर्ड गलत हो जाएगी, क्योंकि एशिया के अंदर केवल 48 कंट्रीज आते हैं टोटल, और अगर AIIB के मेंबर 80 से ज़्यादा हैं और 48 एशिया के सारे हो गए, तो इसका मतलब जो बाकी के 32 मेंबर्स हैं वो किसी ना किसी और कॉन्टिनेंट के होंगे। ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, वो भी AIIB का पार्ट है जो एशिया का पार्ट नहीं है। देन जर्मनी जो यूरोपियन नेशन है उसका तो बहुत बड़ा शेयर है AIIB में। इसका मतलब जो है थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गई, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड गलत है। इसका मतलब ऑप्शन BCD हो ही नहीं सकता। ठीक है, आगे देख लेते हैं, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। चाइना इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर, इसका मतलब इंडिया इज नॉट द लार्जेस्ट शेयर होल्डर। ठीक है, बट इंडिया का शेयर कितना है 7.5%, उसके बाद रशिया एंड देन जर्मनी। ठीक है, एशिया के अंदर सिर्फ 48 कंट्री है, लेकिन AIIB के अंदर 100 से ज़्यादा कंट्री है। इट मीन्स आउटसाइड एशिया के भी इसके मेंबर्स हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और चाइना इसका लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। मतलब ये कि इस क्वेश्चन का सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत हो जा रहा है, थर्ड भी गलत हो रहा है, मतलब फर्स्ट सही है, मतलब A इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो A इज द राइट आंसर, A है, इसको येलो कर देते हैं, A इज द राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज कॉन्ट्रीब्यूटर टू रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस। पहले आपको बताते हैं करेंसी क्राइसिस होता क्या है। करेंसी क्राइसिस एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें ये डाउट एग्जिस्ट करता है कि इंडिया के पास या किसी भी कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है। देखो, जब आपकी एक्सचेंज रेट होती है ना, आपकी कंट्री की एक्सचेंज रेट फिक्स होती है, मतलब ये होता है कि आपके देश की करेंसी को किसी दूसरे देश की करेंसी के रूप में इवैल्यूएट किया जाता है। जैसे इंडिया के 70 रुपये या 73 रुपये जो आजकल चल रहे हैं वो यूएस के $1 के बराबर है। तो ये इंडिया का एक्सचेंज रेट है। अब इस एक्सचेंज रेट को फिक्स करने के लिए इंडिया के सेंट्रल बैंक के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज़रूर होने चाहिए। क्यों? अगर मान लो $, की कीमत तभी जो है गिरेगी जब इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत सारा होगा। देखो, आपके फॉरेन बैंक के अंदर, आपके बैंक के अंदर, आरबीआई के अंदर मान लो $100 करोड़ है, ऑलरेडी है। हमारे देश में डिमांड केवल $60 करोड़ की है और यूएस ये बोलता है कि मैं आपको अपना $1 दूंगा 80 रुपये में। क्या हम खरीदेंगे? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि अपने पास ऑलरेडी $100 करोड़ है, अपने पास तो 60 करोड़ की सारी डिमांड है। $40 करोड़ हमारा आरबीआई बोल सकता है कि मेरे पास ऑलरेडी $40 करोड़ फालतू में पड़ा है, तो मैं आपसे क्यों खरीदूं इतना महंगा। फिर यूएस 75 रुपये पे आएगा, फिर 70 पे आएगा, फिर 60 पे आएगा, यानी कि इंडिया का एक्सचेंज रेट जो है वो स्ट्रांग होता जाएगा, यानी कि करेंसी क्राइसिस जो है वो नहीं आएगा। बट इसके उल्ट, अगर इंडिया के अंदर डिमांड है $500 करोड़ की, बट इंडिया के पास है केवल $100 करोड़, तो क्या होगा? तो यूएस जितना चाहे महंगे अपने डॉलर हमें बेच सकता है, ठीक है, यानी कि करेंसी का क्राइसिस आ जाएगा। अगर वो 100 रुपये में बोलेगा, 200 रुपये में बोलेगा, तो हमें 200 में खरीदना पड़ेगा। हमारी जो अपनी करेंसी है वो डूब जाएगी, फॉरेन करेंसी के रूप में हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो गिर जाएगा। तो दैट इज वाई करेंसी क्राइसिस विल हैपन। अब आगे ये क्वेश्चन के बारे में बता रहा है। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। करेंसी क्राइसिस मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अब करेंसी क्राइसिस का रिस्क जो है वो रिड्यूस कैसे होगा? जैसे जैसे हमारे देश के सेंट्रल बैंक के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेंगे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डॉलर के अलावा एसडीआर भी आता है जो आईएमएफ की करेंसी मानी जाती है, और बाकी कंट्रीज की भी करेंसी ले सकते हो। येन जो आजकल एक बहुत स्ट्रांग होती जा रही है, येन चाइना की करेंसी है। तो अगर किसी देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो उसकी करेंसी भी स्ट्रांग होती है। चाइना डेवलपिंग है तो उसकी करेंसी भी स्ट्रांग हुई। उसके अलावा यूरो, यूरो मतलब ये जो यूरोपियन यूनियन की करेंसी है, क्योंकि पूरे देश दुनिया के अंदर जो व्यापार है वो केवल यूएस डॉलर पे नहीं होता है, यूरो पे भी होता है। मतलब यूरोपियन यूनियन के अंदर जो 27 देश हैं वो भी यूरो यूज करते हैं। तो जो फॉरेन रिजर्व होता है आरबीआई के अंदर वो यूरो के रूप में भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेटमेंट है कि फॉरेन करेंसी अर्निंग ऑफ इंडियाज आईटी सेक्टर, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा कंट्रीब्यूटर है जो इंडिया का करेंसी क्राइसिस का रिस्क बढ़ा सकता है। फॉरेन करेंसी अर्निंग ऑफ आईटी सेक्टर, इंडिया का आईटी सेक्टर हमें पता है कि हम बाहर सॉफ्टवेयर बेचकर बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। अगर हम यूएस को सॉफ्टवेयर बेचते हैं तो हमें डॉलर के रूप में पैसे मिलेंगे। अगर हम यूरोप के किसी कंट्री को बेचते हैं तो यूरो के रूप में मिलेंगे। अगर हम चाइना को कोई सॉफ्टवेयर बेचते हैं तो अपने को येन मिलेंगे, ठीक है। यानी कि हमारा फॉरेन करेंसी जो रिजर्व है ना वो बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा। इट मीन्स अगर हम इंडिया के आईटी सेक्टर की फॉरेन करेंसी अर्निंग्स बढ़ाते हैं तो करेंसी क्राइसिस उतना ही रिड्यूस हो जाएगा। मतलब ऑप्शन 1 इज नॉट द करेक्ट आंसर, क्योंकि इससे तो रिड्यूस हो रहा है। अच्छा सॉरी, इट इज द करेक्ट आंसर क्योंकि इससे रिड्यूस हो रहा है। सेकेंड है इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ा दे तो क्या उससे करेंसी क्राइसिस का रिस्क जो है वो रिड्यूस होगा। गवर्नमेंट के खर्चा बढ़ाने का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से कोई सीधा साधा कनेक्शन नहीं है, ठीक है। अगर इंडिया के अंदर गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ा दे या विदेशों से चीज़ें ज़्यादा मंगानी शुरू कर दे तो उससे क्या होगा, हमें अपने फॉरेन करेंसी के जो रिजर्व है वो घटाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप यूएस से कुछ खरीद रहे हो आपको यूएस डॉलर देने पड़ेंगे, तो आपका यूएस डॉलर का रिजर्व जो है वो कम हो गया, ठीक है। इसका मतलब दिस कैन इंक्रीज द करेंसी क्राइसिस। अगर इंक्रीज नहीं करेगा तो कम से कम रिड्यूस तो बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। थर्ड है रेमिटेंस फ्रॉम इंडियन अब्रॉड, मतलब इंडिया के बाहर से जो लोग हैं वो इंडिया के अंदर पैसा भेज रहे हैं। जैसे आप लोगों में से कुछ लोग विदेश जाते हैं, ठीक है, आपके पड़ोसी, आपके भाई बहन या कुछ लोग विदेश गए हुए हैं, तो अगर वो विदेश से पैसा भेज रहे हैं ना, इंडिया के अंदर डॉलर भेज रहे हैं,
या यूरो भेज रहे हैं, तो उससे इंडिया का जो करेंसी क्राइसिस है ना वो कम हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि इन तीनों में से कौन से ऐसे 2 ऑप्शन है, 2 या 3, कितने कौन से ऐसे ऑप्शन है जिससे इंडिया का करेंसी क्राइसिस का जो रिस्क है वो रिड्यूस होगा। यानी कि ऐसे कौन से ऑप्शन है जिससे इंडिया की फॉरेन करेंसी जो है वो बढ़ेगी, फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ेंगे। तो वो ऑप्शन है ऑप्शन 1 एंड 3। आईटी सेक्टर इंडिया के अंदर फॉरेन रिजर्व लेके आता है, और रेमिटेंस जो होते हैं, इंडियन जो बाहर गए होते हैं वो इंडिया के अंदर पैसा भेजते हैं फॉरेन करेंसी के रूप में, तो उससे भी करेंसी क्राइसिस का रिस्क रिड्यूस होता है, एक्सेप्ट द सेकेंड ऑप्शन। क्योंकि उससे जो अगर गवर्नमेंट ने अगर एक्सपेंडिचर कर दिया तो रिस्क रिड्यूस होने की बजाय बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1 एंड 3 ओनली। फ्रेंड्स, मैंने आपको इस सीरीज के अंदर यूपीएससी प्रीलिम्स के पास 10 ईयर के सारे क्वेश्चंस देने हैं इकोनॉमिक्स के। आज की वीडियो के अंदर ज़्यादा लंबा ना करते हुए इसके अंदर मैं केवल 5 क्वेश्चन डाल रही हूँ। इसी तरह से आपको 5 to 10 क्वेश्चन के बीच में हर वीडियो के अंदर मिलता रहेगा। अगर आप इकोनॉमिक्स का कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिसके बारे में आप चाहते हो इस चैनल पे बताया जाए तो आप मुझे बता सकते हो, आपको उस टॉपिक के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले 5 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट मैं और बहुत सारे वीडियोस डेली बेसिस पे लेके आ सकूं। थैंक यू सो मच।